सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असैलम। आप सब लोग का स्वागत है कोडिंग असैलम यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट के थर्ड वीडियो लेक्चर में है और आज हम लोग कुछ और फंक्शंस देखने वाले हैं numpy के, और साथ ही साथ हम लोग आज अपना पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करते हुए। सो गाइस अपने लास्ट वीडियोस में हम लोग ने जुपिटर नोटबुक, मैटप्लॉटलिब और numpy मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लिया था और साथ ही साथ बहुत ही बेसिक फंक्शंस भी हम लोग ने देख लिए थे numpy मॉड्यूल्स के। सो गाइस उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और numpy मॉड्यूल्स के कुछ और फंक्शंस देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग आज मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल के पाइपलॉट फंक्शन से हम लोग आज एक कुछ ग्राफ प्लॉट भी करने वाले हैं। हम लोग अपना पहला ग्राफ आज इस वीडियो में प्लॉट करेंगे। ओके सो गाइस अगर आप लोग के पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। से इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस आप लोग को लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे और अगर आप लोग नहीं करना चाहते इंस्टॉल तो वो आपकी मर्जी है, आप लोग आइडियली पे भी कर सकते हैं कोडिंग। आउटपुट सेम रहने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। बस कोडिंग में हल्का सा एक डिफरेंस रहेगा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस जो मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा आइडियली में काम करके भी कि आप लोग को क्या करना है अगर आप लोग आइडियली पे कोड लिख रहे हैं अगर सेम कोड। ओके सो गाइस आप लोग आ जाइए अपने उस फोल्डर पे जिस फोल्डर पे आप लोग ने अपना क्रिएट किया था दिस प्रोजेक्ट। उस फोल्डर में आप लोग एंटर कीजिए और उस फोल्डर में आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट में लिखिए जुपिटर नोटबुक और आपका जो जुपिटर नोटबुक है इस तरह ओपन होके आ जाएगा। अगर आप लोग पिछले प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिए, आप लोग चल जाएंगे वहां पे। नहीं तो आप लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे, जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं एक नया पाइथन फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और मैं आज की कोडिंग नए नोटबुक में करना चाहता हूँ। ओके सो गाइज सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे मॉड्यूल्स जो कि हमारे पाइपलॉट और numpy जो हमारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स। सबसे पहले मैं numpy को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट numpy एज np। ओके और साथ ही साथ मैं मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल से पाइपलॉट फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट लिख के और आइडेंटिफायर ले लूंगा मैं एज pl। ओके तो मैंने क्या किया, numpy पूरे numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और साथ ही साथ मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल से सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन जो कि हमारा पाइपलॉट फंक्शन है उसको इंपोर्ट किया। ओके देन सो गाइस सबसे हम लोग ने पिछले वीडियो में एरे क्रिएट करना सीखा था। ओके सो गाइस मैं आप लोग को एरे के साथ डील करने वाले हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोग को शेप फंक्शन के बारे में बताया था पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आइटम साइज फंक्शन को। आइटम साइज और डी टाइप। आइटम साइज फंक्शन क्या करता है, एक एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स का, उन सब पर्टिकुलर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का साइज जो है हमें दे देता है इन बाइट्स। इसकी यूनिट्स क्या होती है, बाइट्स, बाइट्स में देता है। तो हम लोग ने पिछले वीडियोस में कुछ हम लोग ने एरेज क्रिएट किए थे। मैं यहाँ भी एक एरे क्रिएट कर देता हूँ। एरे क्रिएट करने का प्रोसेस क्या था हमारा, हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते थे पहले और फिर उसको एरे में कन्वर्ट कर देते थे। a इक्वल्स np डॉट एरे देन a। ओके और मैं एंटर प्रेस करूंगा और अगर मैं ए प्रेस करूं यहाँ पे तो इसने मेरे को एक एरे रिटर्न कर दिया, आप लोग देखिए यहाँ पे है। ओके तो अब मैं अगर मेरे को आइटम साइज चेक करना है कि ए नामक जो एरे है उसके अंदर हर एक एलिमेंट का आइटम साइज चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट आइटम साइज फंक्शन को कॉल करूंगा विदाउट पैरेंथेसिस। आप लोग को पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, बस ए डॉट आइटम साइज यहाँ पे लिखिए और आपका यहाँ पे आ जाएगा कि 4। मतलब 4 का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का साइज जो है यहाँ पे वो 4 बाइट्स है। ओके 4 बाइट्स की साइज है और हर एक एलिमेंट ये कौन से डेटा टाइप का है, हमारे जो एरे में एलिमेंट्स है उसका डेटा टाइप क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं एक numpy एरे के यूजिंग डी टाइप फंक्शन को। हम लोग एरे का नाम लेंगे, एरे का नाम जो हमारा इस केस में ए है और उसी के साथ साथ हम लोग लिखेंगे डी टाइप। एरे का डेटा टाइप क्या है हमें वो बता दो। तो ये बता रहे हैं इसका डेटा टाइप है ऑफ इंटीजर 32। अब इंटीजर 32 डेटा टाइप क्या करता है, ये साइंड इंटीजर्स को स्टोर करता है इन द रेंज -2^16 से लेके 2^16 -1 तक। आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या क्या रहा हूँ, डेटा टाइप्स है क्या चीज और ये किस तरह काम आते हैं numpy में। सो गाइस आप लोग को इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, डेटा टाइप को लेकर आप लोग को डील नहीं करना है। बस आप लोग मैं आप लोग को एक टेबल दिखाना चाहूंगा, आप लोग उस टेबल को देखिए और उस टेबल का एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लीजिए फॉर थ्योरी पर्पस। थ्योरी के लिए आप लोग ये टेबल देख सकते हैं स्क्रीन पे।
तो ये टेबल बताता है कि numpy में डेटा टाइप्स क्या क्या है। तो numpy में डेटा टाइप्स है इंटीजर 8, इंटीजर 16, इंटीजर 32। ऑफ कोर्स मैंने सारे नहीं डाले यहाँ पे, कुछ ही डाल रखे हैं, तो आप जितने यूजफुल हैं आप लोग देख लीजिए, और साथ ही साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है साइड में। ओके, तो ये कुछ numpy के डेटा टाइप्स हैं जो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ओनली फॉर थ्योरी पर्पस आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। और इनकी जो साइजेस है, मैं आप लोग साइज बता देता हूँ। इंटीजर 8 का साइज होता है 1 बाइट, इंटीजर 16 2 बाइट्स, इंटीजर 32 4 बाइट्स, इंटीजर 64 8 बाइट्स एंड फ्लोट इज 8 बाइट्स। ओके, तो गाइस जैसे कि हम लोग ने देखा अभी कि हमने जो आइटम साइज किया तो इसने मेरे को रिटर्न किया 4 और डेटा टाइप इंटीजर 32। मैंने अभी भी कहा कि इंटीजर 32 का जो साइज होता है हर एक एलिमेंट का वो होता है 4 बाइट्स। ओके, देन गाइस हम लोग अभी आ जाते हैं कुछ यूजफुल वेज में numpy एरेज को क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए मैं एक कमेंट आउट करके एक लाइन लिख देता हूँ। गाइस कमेंट आउट करने के लिए जुपिटर नोटबुक में अगर आप लोग सिर्फ हैशटैग का यूज करते हैं तो गाइस देखिए ये मेरे को इस टाइप से कुछ दे रहा है कि जो विजिबल भी नहीं है अच्छे से। ओके, विजिबल तो है, मतलब अगर मेरे को कोई हेडिंग टाइप की डालनी है अगर यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे कोड में क्रिएट कीजिए और आप लोग यहाँ पे हेडिंग में क्रिएट कीजिए। हेडिंग में डालते ही आप लोग को शो कर रहा है Jupyter no longer uses special heading cells. Instead, write using markdown cells using hashtag character. Markdown cell यूज करना है हमें, और markdown cell में मेरे को मेरा markdown cell यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखिए आप लोग यहाँ से डायरेक्टली markdown सेलेक्ट कर लेते तो हो जाता है, और एक बड़ा सा हैशटैग आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। इस हैशटैग में आप लोग अपना हेडिंग डाल दीजिए। मैं लिख रहा हूँ some useful ways for creating numpy arrays. arrays okay गाइज, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। देखिए गाइज ये एक बड़ा सा हेडिंग टाइप का हमारा बन चुका है यहाँ पे। तो ये सारी कुछ फीचर्स थे जुपिटर नोटबुक के जो मेरे को बताने थे, आप लोग को मैंने बता दिए। ओके, देन सो गाइज numpy एरेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास मेनली दो फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से? पहला फंक्शन इज अरेंज फंक्शन, जो कि पाइथन के रेंज फंक्शन से काफी ज्यादा सिमिलर है। ओके, और जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास वो कौन सा है? वो है लाइन स्पेस, LINSPACE, लाइन स्पेस फंक्शन। गाइस आप लोग इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये अरेंज जो है, ये इंग्लिश वर्ड जो अरेंज है वो नहीं है, उसमें ए डबल आर होता है, इसमें सिंगल आर है। दिस इज अरेंज। ओके, ए रेंज, और साथ ही में साथ यहाँ पे लाइन स्पेस में LINE नहीं है, LIN के बाद डायरेक्टली S है। ओके, सो दीज आर टू फंक्शंस जो कि मेनली यूज होते हैं कुछ एरेज को क्रिएट करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं ये लोग काम कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं अरेंज फंक्शन को। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है पाइथन का जो फंक्शन होता है रेंज फंक्शन, numpy का नहीं, जो नॉर्मल पाइथन का होता है, वो क्या करता है, वो तीन वैल्यूज लेता है, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और साथ ही साथ स्टेप वैल्यू, जिसमें से स्टार्टिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू जो होती है वो ऑप्शनल होती है, लेकिन एंड वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करनी ही होती है। एंड वैल्यू के बिना रेंज फंक्शन काम नहीं करता है। अगर हम लोग स्टार्टिंग वैल्यूज ना दे तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू को 0 कंसीडर कर लेता है। अगर स्टेप हम लोग ना दे तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेप को 1 कंसीडर कर लेता है। सिमिलर काम करता है जो अरेंज फंक्शन हमारा, वो भी सेम काम करता है। ओके, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग और स्टेप वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू ऑप्शनल होती है, एंड वैल्यू हम लोग को देना जरूरी होता है। तो ये क्या करता है, हम लोग स्टार्टिंग और एंड हम लोग उसको दो रेंज देते हैं। ओके, दो नंबर्स देते हैं, और उस रेंज में हम लोग उसको स्टेप देते हैं कि इस स्टेप में इतने स्टेप्स लेकर हमें कुछ नंबर्स प्रोवाइड करो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1,5, मतलब मेरे को 1 और 5 के बीच में कुछ नंबर्स चाहिए, और हर एक नंबर के बीच में स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए? मैं बोल रहा हूँ हर एक नंबर के बीच में 2.5 की स्पेसिंग रहनी चाहिए, या फिर 2 की स्पेसिंग रहनी चाहिए। मेरे को 1 और 5 के बीच में कुछ नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए वो नहीं बताया मैंने कहा है कि 1 और 5 के बीच में बस नंबर चाहिए, और जितने भी नंबर तुम दो उन हर नंबर के बीच में मुझे 2 यूनिट्स की स्पेसिंग चाहिए। ओके, तो अगर मैं इसमें, और यहाँ पे आप लोग को np लिखना पड़ेगा, np.arrange, क्योंकि numpy का फंक्शन है एक। और जैसे मैंने इसको रन किया, इसने क्या किया, 1 और 3 मुझे दे दिया कि 1 और 3 के बीच की स्पेसिंग कितनी है 2, और 3 और 5 के बीच में स्पेसिंग कितनी है 2। तो इसने मेरे को दो नंबर्स दे दिए जो जिनके बीच में स्पेसिंग है 2, और जो कि 1 और 5 के बीच में आते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को पता होगा एंड में जो हमारा रेंज फंक्शन होता है वो एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, वो चलता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड -1 तक चलता है। सिमिलरली अरेंज फंक्शन में भी ये 1 से लेके 4 तक चला है, और 1 से लेके 4 के बीच में मैंने इसे कहा था ऐसे नंबर्स दो मुझे जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 हो। तो इसने 3 और 1 दे दिया मेरे को, जिनके बीच का डिफरेंस है
2। जैसे मैं अगर यहाँ पे दूं मेरे को 1 और 5 और मुझे ऐसे चाहिए नंबर कि जिनके बीच का डिफरेंस हो 1, तो इसने मेरे को दे दिया 1 2 3 4, क्योंकि ये 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो 1 और 4 के बीच में चार जितने भी नंबर्स हैं वो इसने दे दिए जिनके बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट का। 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1। ओके, तो ऐसे काम करता है हमारा अरेंज फंक्शन। तो गाइस आशा करता हूँ समझ आ चुका होगा आप लोग को अरेंज फंक्शन कैसे काम करता है। हम लोग उसको स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं और एंडिंग वैल्यू देते हैं और ये बता देते हैं कि जो भी जितने भी नंबर्स तुम जनरेट करने वाले हो वो तुम खुद चॉइस चूज कर लो कितने नंबर्स तुम जनरेट करोगे। मुझे बस क्या चाहिए कि हर एक नंबर के बीच में, हर दो नंबर्स के बीच में एक पर्टिकुलर स्टेप होना चाहिए जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो गाइस 1 अगर मैं यहाँ पे ना भी देता तो ये बाय डिफॉल्ट 1 रहता है इसके पास। अगर 1 हटा भी दी तो फिर देखिए इसने सेम एरे जनरेट किया कि 1 बाय डिफॉल्ट इसी के पास रहता है। ओके, ये 1 को बाय डिफॉल्ट लेता है अगर हम लोग स्टेप वैल्यू को ना दे यहाँ पे। देन आते हैं हम लोग लाइन स्पेस फंक्शन में। अरेंज के बारे में तो बात कर ली हमने कि अरेंज काम कैसे करता है। ओके, देन हम लोग आते हैं लाइन स्पेस में। गाइस लाइन स्पेस में आने से पहले मैं आप लोग को अरेंज के बारे में एक और बात बताता हूँ। आप लोग अरेंज में यहाँ पे डेटा टाइप भी दे सकते हैं कि तुम जिस भी जो भी एरे में जितने एलिमेंट्स तुम डालने वाले हो उस एलिमेंट का डेटा टाइप क्या होगा, उस एलिमेंट कौन से डेटा टाइप के एलिमेंट तुम डालोगे। जैसे कि इसने ये एलिमेंट डाले हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो इनका डेटा टाइप क्या है। अगर आप लोग को इनका डेटा टाइप चेक करना है तो क्या कीजिए, आप लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। मैं ए में करवा देता हूँ और आप लोग यहाँ पे कर दीजिए ए डॉट डी टाइप। ए डॉट डी टाइप, देखिए इसने मुझे दे दिया int 32 कि जो भी इसने 1 2 3 4 प्रिंट किए थे वो int 32 डेटा टाइप के थे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटीजर्स ना मिलके फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा एक वेरिएबल डिफाइन करके मैंने ARR डिफाइन कर दिया और लिख दिया np डॉट अरेंज और मैंने दिया इसको 1 और 7 के बीच में मुझे नंबर चाहिए एक्सक्लूडिंग 7 और स्टेप्स चाहिए 2। और इसी के साथ साथ जो तुम मेरे को एलिमेंट्स देने वाले हो उस एरे में उन एलिमेंट्स का उन एलिमेंट्स का डेटा टाइप जो होगा मुझे वो डेटा टाइप चाहिए। किस डेटा टाइप का, मुझे चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। तो एक और कॉमा मैं लगाऊंगा यहाँ पे और कॉमा लगा के लिख दूंगा FLOAT फ्लोट 32। फ्लोट 32 डेटा टाइप का मुझे चाहिए। आप लोग फ्लोट 16 यूज कीजिए, फ्लोट 64 यूज कीजिए या फिर फ्लोट अंडरस्कोर यूज कीजिए, आपकी मर्जी। मैं बस दिखा रहा हूँ कि आप लोग डेटा टाइप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं ARR को प्रिंट करूँ, सॉरी क्या हो गया, फ्लोट 32 इज नॉट डिफाइंड। मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा इसे कि फ्लोट 32 क्या है। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये एक numpy का फंक्शन है, numpy का एक डेटा टाइप है। तो मुझे np.float32 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैंने किया इस बार एरर नहीं मिला और मैं अगर ARR टाइप करता हूँ यहाँ पे, देखिए इसने मेरे को दे दिया आउटपुट। इस बार इसने मेरे को फ्लोट के पॉइंट्स में दिया है, पिछली बार इसने दिया था इंटीजर्स के फॉर्म में। तो 1 और 6 के बीच में, 1 और 7 के बीच में एक्सक्लूडिंग 7, दो के गैप में 1 3 5 और 1 के बाद भी एक पॉइंट लगा हुआ है, 3 के बाद भी एक पॉइंट लगा हुआ है, 5 के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है। मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल से इंटीजर्स नहीं है। और साथ में इसने मेरे को डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर दिया इस बार कि ये फ्लोट 32 डेटा टाइप का डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग आया था लाइन स्पेस फंक्शन में। हम लोग ने देख लिया कि जो अरेंज फंक्शन है वो कैसे काम करता है। अब आता है लाइन स्पेस फंक्शन। लाइन स्पेस फंक्शन भी कुछ सिमिलर ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमने क्या किया था अरेंज फंक्शन में, हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी थी, एंडिंग वैल्यू दी थी और नंबर ऑफ स्टेप्स दिए थे। उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा था कि स्टेप्स के अकॉर्डिंग जितने भी वैल्यूज ही जनरेट कर सकता है उनके बीच में खुद जनरेट कर ले रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लाइन स्पेस में, लाइन स्पेस में हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू देंगे और एंडिंग वैल्यू देंगे और उसी के साथ साथ हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे। यहाँ पे इस बार हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने वाले हैं और इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स खुद जनरेट कर लेगा। गाइस एकदम ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को। अरेंज फंक्शन क्या कर रहा था, स्टार्टिंग वैल्यू, ये सोचिए स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दोनों ले रहे हैं। ओके, दोनों अरेंज और लाइन स्पेस ये दोनों यूज करते हैं। लेकिन अरेंज फंक्शन क्या करता है, स्टेप्स को लेता है एज एन इनपुट और स्टेप्स को इनपुट लेके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो अपने अकॉर्डिंग जनरेट करता है। लेकिन लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता है, स्टेप्स को इनपुट ना लेके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट लेता है और स्टेप्स वो खुद अपने अकॉर्डिंग ले लेता है, चूज कर लेता है। ओके, तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो अगर मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करूं ARR2 और तो np डॉट लाइन स्पेस और हम लोग देंगे स्टार्टिंग वैल्यू। मैं अगर दे दूं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू लेट इट बी 2.5 और एंडिंग वैल्यू 5 और इसके बीच में मैं कह रहा हूँ कि मुझे
6 एलिमेंट्स चाहिए। इस बार मैं स्टेप नहीं बता रहा हूँ, इस बार मैं बता रहा हूँ एलिमेंट्स। मुझे 6 एलिमेंट्स चाहिए। 2.5 और 5 के बीच का गैप जो है वो 2.5 है, तो ऑफ कोर्स 6 स्टेप्स अगर मैं दे दूं तो एक भी एलिमेंट जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये स्टेप्स नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी जनरेटेड है। और मैं फिर कहूँ इससे ARR2 प्रिंट कर दो। ओके, देखिए इसने क्या किया, इसने मेरे को 6 एलिमेंट्स दे दिए इस बार, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, और हर एक के बीच का जो गैप है वो है 0.5 का गैप है इस बार। ओके, 2.5 से 3 के बीच का गैप है 0.5, 3 से 3.5 का 0.5, 3 से 3.5 से 4 का 0.5। ओके, तो इसमें जो स्पेस है विद इन, जो स्टेप्स है, स्टेप्स इसने खुद जनरेट किए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस बार हमने इसको इनपुट में दिया। और एक खास बात, लाइन स्पेस फंक्शन जो है ये एंडिंग वैल्यू को भी इंक्लूड करता है। जो मैंने इसको 5 बताया था यहाँ पे एज एन एंडिंग वैल्यू, तो इसने 5 को भी जनरेट किया यहाँ पे। ओके, 5 को भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। लेकिन अरेंज फंक्शन क्या कर रहा था, अरेंज फंक्शन एंडिंग वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता था। अरेंज फंक्शन एंडिंग एंड -1 तक चलता था, लेकिन लाइन स्पेस जो है वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक चलता है, जस्ट लाइक रैंडम मॉड्यूल के रैंडेंट फंक्शन के जैसा, रैंडेंट या रैंडम फंक्शन के जैसा। ओके, तो आप लोग एक कोरेस्पॉन्डिंगली मैं बता रहा हूँ, अरेंज फंक्शन जो है वो पाइथन का अरेंज फंक्शन की तरह काम करता है, और लाइन स्पेस जो फंक्शन है वो रैंडम मॉड्यूल के रैंडम फंक्शन या फिर रैंडेंट फंक्शन के जैसा काम करता है। ओके, देन तो ये हमने जान लिया लाइन स्पेस और जो अरेंज है ये काम कैसे करते हैं आपस में। लाइन स्पेस का अगर आप लोग को एक और एग्जांपल देखना है मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ARR3 कर देता हूँ और np डॉट लाइन स्पेस, और मुझे चाहिए इस बार 1 और 10 के बीच में, और 1 और 10 के बीच में मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए मुझे वो स्पेसिफाई करना है। मुझे 1 और 10 के बीच में 5 एलिमेंट्स चाहिए, और मैं बता रहा हूँ ARR3 को प्रिंट भी कर दो। तो इसने 1 और 10 के बीच में मुझे 5 एलिमेंट्स दिए, क्या क्या, 1, 3.25, 5.5, 7.75, 10। इसने 5 एलिमेंट्स 1 और 10 के बीच में मुझे जनरेट करके दे दिए, जो जिनके बीच का जो स्टेप्स है, स्टेप्स इक्वल होंगे 3.25 माइनस 1 इज 2.25, 5.5 माइनस 3.25 इज 2.25। ओके, तो स्टेप्स इक्वली होंगे यहाँ पे। ओके, कि नंबर ऑफ स्टेप्स हर एक के बीच में इक्वल होंगे, इवनली स्पेस्ड होंगे। तो हमने देख लिया लाइन स्पेस फंक्शन और अरेंज फंक्शन काम कैसे करता है। अब हम लोग करते हैं क्या, हम लोग अपना एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम लोग ग्राफ प्लॉट कैसे करें, सबसे पहले आप लोग को क्या जानना है कि ग्राफ्स या फिर चार्ट्स नंपाई में कितने टाइप्स के होते हैं। सो इस नंपाई में या मैटप्लॉटलिब में 3 टाइप से ग्राफ है जो हम लोग सीखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, एक लाइन चार्ट एक टाइप ऑफ चार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स के सीरीज को कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस। ओके, दिस मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोग उसके एक्स एक्सिस में हम लोग उसे कुछ डेटास देते हैं, और उन डेटास की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो भी फंक्शन हमने उसे कहा है उसे बताने के लिए वो उसे जनरेट करता है वाई एक्सिस में, और साथ ही साथ जो पॉइंट्स है जो एक्स और वाई में उनको ये जोड़ देता है विद स्ट्रेट लाइंस। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, दिस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे ये एक लाइन चार्ट है। ओके, जो आप लोग देख सकते हैं, इसने क्या किया, हम लोग ने एक्स एक्सिस में इसे दिया है कुछ डेटा पॉइंट्स, उस डेटा पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मार्कर्स। उन मार्कर्स को सपोज यहाँ एक मार्कर है, यहाँ एक मार्कर है, यहाँ एक मार्कर है और यहाँ एक मार्कर है, तो इन सारे मार्कर्स को इसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन से जॉइन किया। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, आप लोग कंसिडर कर लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है। आप लोग मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये थोड़ा कर्व्ड लग रहा है आप लोग को, क्यों कर्व्ड लग रहा है, कैसे कर्व्ड करना है, इसे सारी बातें बताऊंगा। आप लोग फिलहाल कंसिडर कर लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये था हमारा एक लाइन चार्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट या फिर बार ग्राफ आप लोग कह सकते हैं। वो क्या करता है, कैटेगोरिकल डेटा हमें रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स विथ हाइट्स और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग। मतलब हम लोग को रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बार ग्राफ, ये रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में हमें डेटास को शो करता है। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ हमें बताती है कि जो भी इसका डेटा का जो भी साइज है, जो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेंथ प्रोपोर्शनल होती है विद वैल्यूज, उन वैल्यूज से जो वैल्यूज ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट वाला आप लोग देख सकते हैं ग्राफ, ये सबसे ऊंचा है, इसका मतलब ही इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जो भी वाई एक्सिस में यहाँ पे जो भी दे रखा है, यहाँ पे तो फिलहाल बहुत छोटा दे रखा है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो इसने क्या किया यहाँ पे, दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चॉइस। तो इसने पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल,
इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी खराब है, इसलिए मुझे यहाँ पे देख भी नहीं रहा अच्छे से ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी है, तो इसने कहा सपोज हम लोग मान लेते हैं कि किसको कितनी कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। ये यूजेज लिखा हुआ है कि कौन सा लैंग्वेज कितना ज्यादा यूज किया जाता है ओके प्रोग्रामर्स द्वारा। तो यहाँ पे लिखा गया पाइथन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसका मतलब है, और सी प्लस प्लस को उससे थोड़ा कम, जावा को उससे भी थोड़ा कम, पर्ल को उससे भी थोड़ा कम, ऐसे ओके। तो ये है इसका मतलब। देन उसके बाद आते हैं हम लोग पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल में स्टैटिस्टिकल ग्राफिक की मदद से ये हम लोग को बताता है डेटास को। ओके, दिस इज अ पाई चार्ट, आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट, जो कि कुछ हिस्सों में बांट लेता है अपने आप को और उसके अकॉर्डिंग बताता है कि किस सेक्शन की किस सेक्शन का वेटेज कितना है। ओके, तो ये था हमारे एक पाई चार्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग एक लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं। ओके, तो लाइन चार्ट को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास numpy और मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्टेड है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को एक एरे क्रिएट करना होता है। एरे क्रिएट करना होता है या फिर हम लोग को मार्कर्स बनाने होते हैं। मार्कर्स का मतलब हमें एक्स एक्सिस में वो पॉइंट चूज करना है जिस पॉइंट की मदद से हम लोग अपना लाइन चार्ट जो है वो प्लॉट करने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, एक्स इक्वल्स एनपी डॉट अरेंज या लाइन स्पेस, जो यूज करना है यूज कर लीजिए आप लोग, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे लाइन स्पेस यूज करता हूँ, लाइन स्पेस, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 1 और 5 के बीच में कुछ नंबर्स जनरेट करो। 1 और 5 के बीच में कितने नंबर्स जनरेट करो, 1 और 5 के बीच में मुझे चाहिए 6 नंबर्स। ओके, 1 और 5 के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड 6 नंबर्स चाहिए, जिनके बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल रहनी चाहिए। ओके, देन और साथ साथ y एक्सिस क्या होगा कि जो भी नंबर्स तुम जनरेट कर रहे हो x एक्सिस में 1 और 5 के बीच में जो नंबर्स, उन नंबर्स का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो x है वो नंबर्स जो कि ये जनरेट कर रहा है, और x का स्क्वायर करूंगा मैं तो x टू द पावर 2, तो y हो गया y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग लिखेंगे pl। pl क्या है, वो आइडेंटिफायर है जिस आइडेंटिफायर से हम लोग ने इंपोर्ट किया था पाई प्लॉट फंक्शन को मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल के। तो pl डॉट प्लॉट हम लोग लिखेंगे pl डॉट प्लॉट, और pl डॉट प्लॉट दो वेरिएबल्स लेता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। हम लोग ने x एक्सिस डिफाइन किया किस नाम से, x नाम से, y एक्सिस डिफाइन किया y नाम से। हम लोग ने ये लिख दिया, और जैसे मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने हम लोग को एक ग्राफ दे दिया है। ओके, तो इसने ग्राफ दे दिया है जो कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो 1 और 5 के बीच में जो 6 एलिमेंट्स इसने जनरेट किए होंगे वो यहाँ पे है। जो क्या क्या अगर आप लोग को चेक करना है कि कौन से 6 एलिमेंट्स है जो इसने जनरेट किए हैं, तो यहाँ पे तो सिंपली x टाइप कीजिए और देखिए इसने क्या जनरेट किया, 1, 1.8, 2.6, 3.4, 4.25, 1 और 1.8 कुछ यहाँ पे होगा, 2.6 will be here, 3.4 और 4.2। तो इनके अकॉर्डिंग, और आप लोग यहाँ इसको अगर थोड़ा जूम करता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ स्ट्रेट लाइन थे। 1 और 1.8 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद देखिए 1.8 2.6 के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है, 2.6 और 3.4 के बीच में दिस इज वन स्ट्रेट लाइन। तो कुछ स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है ये। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूं, दिस वन, देखिए मैं अगर इसको 6 पार्ट्स में ना डिवाइड करके मैं कहूँ कि सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो आप लोग लाइंस को और अच्छे से देख पाएंगे जो स्ट्रेट लाइन से। देखिए इस बार आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं। मैं अगर इस बार x को भी देखूं तो x इस बार है 1, 3 एंड 5। तो 1 और 3 के बीच में देखिए एक स्ट्रेट लाइन है दिस वन, और 3 और 5 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है दिस वन। ओके, तो इसकी वैल्यू जो हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग जितनी ज्यादा रखेंगे ग्राफ हमें उतना ज्यादा कर्व्ड मिलेगा। कर्व्ड मिलेगा क्यों कर्व्ड मिलेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा जनरेट होंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा जनरेट होंगे तो उन छोटे छोटे नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच में एक एक लाइन होगा। ओके, एक बात सोचिए, एक स्क्वायर में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने होते हैं, 4। एक 4 स्ट्रेट लाइन से, 4 इक्वल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है एक स्क्वायर। रेक्टेंगल में कितने होते हैं, अगेन 4, ट्रायंगल में 3, हेप्टागन में कितने होते हैं, 7, हेक्सागन में 6, ऑक्टागन 8। लेकिन सर्कल में कितने होते हैं, 0। नहीं गाइस, सर्कल में 0 नहीं होते स्ट्रेट लाइन, सर्कल में इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस होते हैं। सर्कल इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रेट लाइन से, इनफाइनाइट में बोल रहा हूँ ना, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन से, तो इतने छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन थे कि जो हमें दिखते तक नहीं है कि वहां पे कोई स्ट्रेट लाइंस भी है।
एंड दैट्स व्हाई हम लोग अगर इतने ज्यादा स्ट्रेट लाइंस डाल दे तो एक कर्व बन जाता है। सर्कल का जो शेप है, वो बाउंड्री जो होती है, पेरिफेरी जो होता है सर्कल का, वो कर्व्ड होता है। इसलिए इसकी वैल्यू को, जो थर्ड आर्गुमेंट जो ले रहा है लाइन स्पेस फंक्शन, इसकी वैल्यू को मैं जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा हमारा ग्राफ उतना ज्यादा कर्व्ड रहेगा। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 से 5 के अलावा -5 से 5 करता, देखिए, और मैंने 6 रखा, तो इसने देखिए y को x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा दिया। लेकिन हम लोग तो मैथ्स में प्लॉट करते थे, इस टाइप का तो नहीं रहता था, हमारा एक अच्छा खासा पैराबोला बनता था। ये तो किसी एंगल से पैराबोला लग ही नहीं रहा है। तो अब अगर आप लोग को ये पैराबोला लगाना है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली जो लास्ट वैल्यू है इसको इंक्रीज कर देना। अगर मैं इसको 50 कर दूं लास्ट वैल्यू को, तो देखिए इस बार कितना सुंदर पैराबोला हमें मिल गया यहाँ पे, क्योंकि इस बार 50 एलिमेंट्स यहाँ पे जनरेट कर, वो 50 एलिमेंट्स आप लोग को देखना है। सिंपली इसको रन कीजिए, इस सेल को, देखिए कितने सारे एलिमेंट्स है जो यहाँ पे जो यहाँ पे क्रिएट हो गए, और इन सारे एलिमेंट्स पे एक एक पॉइंट प्लॉट हुआ है, और उन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया गया है। ओके, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पर क्या हुआ है, हमारे एक ग्राफ बन गया है। अगर आप लोग गाइस आइडियली यूज कर रहे हैं तो आप लोग का शायद ये ग्राफ अब तक आप लोग को मिला नहीं होगा। ओके, तो अगर आप लोग आइडियली यूज कर रहे हैं तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को, अगर मैं आइडियली में दिखाता हूँ, आइडियली में मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख रखा है, दिस वन, import matplotlib.pyplot.pl, import numpy and p, सारा कोड मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ इस कोड को, तो देखिए क्या होता है। इसने पाइथन 3.7 का शेल तो आ गया, लेकिन शेल आने के बावजूद भी इसने कुछ मेरे को आउटपुट नहीं दिया यहाँ पे। ओके, तो आउटपुट अगर मुझे चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देनी है। अगर मैं यहाँ पे, अगर आप लोग आइडियली यूज कर रहे हैं, आप लोग को लास्ट में यूज करना है pl.show। pl.show फंक्शन को आप लोग रन करना है। शो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है आइडियली के लिए, लेकिन जुपिटर या फिर पाइचार्न टाइप के मॉड्यूल अगर आइडियज आप लोग यूज करें तो उसके लिए ये टर्न ऑन रहता है, ट्रू रहता है इनका बाय डिफॉल्ट। ओके, तो जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए आप लोग को मैक्सिमाइज ग्राफ मिल जाएगा, आप लोग को एक अलग विंडो में ग्राफ मिलेगा। देखिए इस विंडो को आप लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसमें आप लोग को और काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सेव करने का फीचर मिल जाता है, आप लोग को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलता है, सब प्लॉट्स को काफी सारे। ओके, जूम टू रेक्टेंगल, काफी सारे फीचर्स यही पे मिल जाते हैं आप लोग को। तो अगर आप लोग आइडियली पे कोडिंग कर रहे हैं डेटा साइंस की चीजों के साथ, तो आप लोग को क्या करना है, जो भी आप लोग कोड लिखते हैं, अगर आप लोग कुछ प्लॉट कर रहे होते हैं, प्लॉट करने के बाद आप लोग को pl.show फंक्शन जो है उसे रन कर दीजिए। ओके, एनी टाइम आप लोग यूज करते हैं pl.show फंक्शन को रन कर दीजिए, तो आप लोग का ग्राफ जो है वो शो कर देगा यहाँ पे। ओके, तो गाइज हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल कोडिंग असाइलम को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट